हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों के बारे में संक्षिप्त में, साथ ही जानेंगे उनका विज्ञान में क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसको जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 ईस्वी में तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर था, जो कि कॉलेज में भौतिकी के प्राध्यापक थे। इन्होंने मात्र 12 वर्ष की आयु में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 1907 में मद्रास विश्वविद्यालय से सर्वाधिक अंक प्राप्त करते हुए गणित में मास्टर डिग्री हासिल की थी। इनका प्रकाश विवर्तन का पहला शोध पत्र 1906 में लंदन की फिलॉसफिकल पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इन्होंने भारत सरकार की प्रतियोगी परीक्षा को पास कर कलकत्ता में असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल के पद को संभाला था। इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा तो सीवी रमन ने एक वर्णी प्रकाश का अध्ययन करते हुए पाया कि जब इसे किसी गैसीय या पारदर्शी माध्यम से गुजारा जाता है तो बहुत कम तीव्रता की कुछ किरणें पैदा हो जाती हैं, जिनकी तरंगदैर्घ्य मूल प्रकाश से थोड़ी अलग होती है। यानी एक छोटा सा स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाता है और प्रकाश के रंग का दूसरे कई रंगों में विभक्त हो जाना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। इस तरह पहली बार सीवी रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या की। आसमान और समुद्र का नीला दिखना इसी प्रकीर्णन का परिणाम होता है। डॉक्टर रमन ने इस खोज की घोषणा 28 फरवरी 1928 को की थी। सीवी रमन ने वर्ष 1934 में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज बेंगलुरु की स्थापना की। वर्ष 1948 में बेंगलुरु में ही उन्होंने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की और इसी संस्थान में शोधरत रहे। इनको प्रमुख पुरस्कार सम्मान क्या प्राप्त हुए तो सीवी रमन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक संसार में भारत को ख्याति दिलाई। वर्ष 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले वे पहले एशियाई वैज्ञानिक थे। उनको यह पुरस्कार उनकी युगांतरकारी खोज रमन प्रभाव के लिए मिला था। वर्ष 1954 में इन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया। इसी प्रकार इन्हें लेनिन शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। अगले वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना। इनका जन्म 9 जनवरी 1922 को रायपुर मुल्तान, जो कि अब पाकिस्तान में है, में हुआ था। इनकी मृत्यु नवंबर 9, 2011 कॉनकॉर्ड अमेरिका, मैसाचुसेट्स अमेरिका में हुआ था। इनके कार्य क्षेत्र जो प्रमुख था वह था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और इनके जो प्रसिद्ध कार्य रहे तो भारतीय मूल के महान वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना ने जैव रसायन में न्यूक्लियोटाइड पर शोध कार्य किया। स्विट्जरलैंड में इन्होंने कोड पर शोध कार्य किया। प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की भूमिका का प्रदर्शन करने वाले वे पहले व्यक्ति थे। डॉक्टर हरगोविंद खुराना एक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्हें सन 1968 में प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की भूमिका का प्रदर्शन करने के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्हें अकादमी ऑफ साइंस की सदस्यता प्रदान की गई थी। 2007 में भारत सरकार ने यूएस टेक फोरम के साथ खुराना की पुष्टि की कि डीएनए अणु के घुमावदार सोपान पर 4 विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स के विन्यास का तरीका नई कोशिका की रासायनिक संरचना और कार्य को निर्धारित करता है। खुराना ने इस बारे में आगे जानकारी दी कि न्यूक्लियोटाइड का
कौन सा क्रमिक संयोजन किस विशेष अमीनो अम्ल को बनाता है? खुराना ने 1970 में आनुवांशिकी में एक और योगदान दिया जब वह उनका अनुसंधान दल एक खमीर जीन की पहली कृत्रिम प्रतिलिपि संश्लेषित करने में सफल रहे थे। अगले वैज्ञानिक हैं जे.सी. बोस। इनका जन्म हुआ 30 नवंबर 1858 मेमनसिंह, बंगाल प्रेसिडेंसी, जो कि अब बांग्लादेश में है। इनके प्रमुख कार्यक्षेत्र भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, पुरातत्व, बांग्ला साहित्य, बांग्ला विज्ञान कथाएं इत्यादि। इनकी जो प्रमुख उपलब्धियां और खोज रहीं तो रेडियो मिलीमीटर तरंगे क्रैस्कोग्राफ में, पेड़ पौधों में जीवन सिद्धांत के प्रतिपादन में महत्वपूर्ण भूमिका, रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स के क्षेत्र में अग्रणी रहे। रेडियो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ने उन्हें रेडियो विज्ञान के जनक में से एक माना। हालांकि रेडियो के आविष्कार का श्रेय इतालवी आविष्कारक मार्कोनी को चला गया, परंतु बहुत से भौतिक शास्त्रियों का कहना है कि प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस ही रेडियो के असली आविष्कारक थे। जे.सी. बोस के अनुसंधानों और कार्यों का उपयोग आने वाले समय में किया गया। आज का रेडियो, टेलीविज़न, भूतलीय संचार, रिमोट सेंसिंग रडार, माइक्रोवेव ओवन और इंटरनेट जगदीश चंद्र बोस के कृतज्ञ हैं। इनको जो प्रमुख पुरस्कार रहे, उपाधि, तो इनको नाइट राइट सोसाइटी लंदन के फेलोशिप, इनको यह उपाधि मिली। उन्होंने एक बेहद संवेदनशील कोहरर, जो कि एक ऐसा यंत्र जो रेडियो तरंगों का ज्ञान कराता है, का निर्माण किया। इससे यह निष्कर्ष निकला कि धातुओं में भी भावना और स्मृति है। जे.सी. बोस ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया जो सूक्ष्म तरंगें पैदा कर सकती थी, जो 25 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर तक की होती है, जिसे आज माइक्रोवेव्स या सूक्ष्म तरंग कहा जाता है। जगदीश चंद्र बोस बाद में धातुओं और पौधों के अध्ययन में लग गए। उन्होंने अपने प्रयोगों के माध्यम से ये दर्शाया कि पौधों में भी जीवन है। उन्होंने पौधों की नब्ज को दर्ज करने के लिए एक उपकरण का आविष्कार किया। बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना 1917 में हुई और आचार्य जगदीश चंद्र बोस अपने जीवन के अंतिम समय तक इसके निदेशक रहे। लघु तरंगदैर्घ्य रेडियो तरंगों तथा श्वेत एवं पराबैंगनी प्रकाश दोनों के रिसीवर में गैलेना क्रिस्टल का प्रयोग बोस द्वारा ही विकसित किया गया था। बोस ने ही सूर्य से आने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण के अस्तित्व का सुझाव दिया था, जिसकी पुष्टि 1944 में हुई थी। अगले वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा, जिनका जन्म हुआ 30 अक्टूबर 1909 मुंबई में और भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक रहे। होमी जहांगीर भाभा भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक थे। उन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। परमाणु क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य शुरू करने वाले डॉक्टर भाभा ने समय से पहले ही परमाणु ऊर्जा की क्षमता और विभिन्न क्षेत्रों में उसके उपयोग की संभावना को परख लिया था। उन्होंने नाभिकीय कॉस्केट थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रतिपादन करने के साथ ही कॉस्मिक किरणों का भी काम किया, जो पृथ्वी की ओर आते हुए वायुमंडल में प्रवेश करती हैं। उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो भारत के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पहले अध्यक्ष भी थे। वह बेंगलुरु के इंडियन स्कूल ऑफ साइंस से जुड़ गए और 1940 में रीडर पद पर नियुक्त हुए और इंडियन स्कूल ऑफ साइंसेज बेंगलुरु में उन्होंने कॉस्मिक किरणों की खोज के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की। वर्ष 1941 में डॉक्टर भाभा को रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया था और उन्हें 1944 में प्रोफेसर बना दिया गया। उन्होंने J.R.D. टाटा की मदद से मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ
फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की और वर्ष 1945 में इसके निदेशक बन गए। वर्ष 1955 में जेनेवा में संयुक्त राज्य संघ द्वारा आयोजित शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग के पहले सम्मेलन में डॉक्टर होमी भाभा को सभापति बनाया गया। 1955 में होमी भाभा जेनेवा में आयोजित एक सम्मेलन में भाग लेने गए थे। वहां कनाडा भारत को परमाणु रिएक्टर बनाने में सहयोग देने का प्रस्ताव दिया। इसके पहले भारत ने पहले रिएक्टर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। भारत सरकार ने 12 जनवरी 1967 को ट्राम्बे संस्थान का नामकरण उनके नाम पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया। अगले वैज्ञानिक एम विश्वेश्वरैया। तो डॉक्टर विश्वेश्वरैया का जन्म कर्नाटक के कोलार जिले में चिकवल्लपुर गांव में 15 सितंबर 1861 में हुआ था। उनके पिता श्रीनिवास शास्त्री ऊंचे दर्जे के ज्योतिषी, गुणवान वैद्य तथा धर्मपरायण व्यक्ति थे। डॉक्टर विश्वेश्वरैया की आरंभिक शिक्षा चिकवल्लपुर के हाई स्कूल में हुई। प्रधानाचार्य महोदय के प्रयत्नों से विश्वेश्वरैया को पूना के विज्ञान महाविद्यालय में प्रवेश मिल गया था और छात्रवृत्ति मिली। कॉलेज में उन्होंने अध्ययन का विषय अभियांत्रिकी था। उन्होंने अथक परिश्रम किया और सन 1883 में बम्बई विश्वविद्यालय की अभियांत्रिकी की उपाधि परीक्षा में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। परिणाम स्वरूप सन 1884 में बम्बई सरकार ने विश्वेश्वरैया को सहायक अभियंता के पद पर नियुक्ति प्रदान कर दी। योगदान। तो विश्वेश्वरैया एक प्रख्यात इंजीनियर और राजनेता थे। उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने दक्षिण भारत में एक जटिल सिंचाई व्यवस्था को कार्यान्वित किया। संसाधनों और उच्च तकनीक के अभाव में भी उन्होंने कई परियोजनाओं को सफल बनाया। इनमें प्रमुख थे कृष्णराज सागर बांध, मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स, जो कि अब विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मैसूर, सैंडल ऑयल एंड सोप फैक्ट्री मैसूर, पेपर मिल्स और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। उन्होंने मैसूर के दीवान के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उद्योग में निजी निवेश को प्रोत्साहित किया। ब्रिटिश सरकार ने सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के उपायों को ढूंढने के लिए एक समिति बनाई। उनको इस समिति का सदस्य बनाया गया। इसके लिए उन्होंने एक नई ब्लॉक प्रणाली का आविष्कार किया। इसके अंतर्गत उन्होंने स्टील के दरवाजे बनाए जो कि बांध से पानी के बहाव को रोकने में मदद करते थे। उनकी इस प्रणाली की बहुत तारीफ हुई और आज भी यह प्रणाली पूरे विश्व में प्रयोग में लाई जाती है। तिरुमला और तिरुपति के बीच सड़क निर्माण के लिए योजना तैयार करने में भी उन्होंने भारत का पुनर्निर्माण 1920 में, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 नामक पुस्तकें लिखी और भारत के आर्थिक विकास का मार्गदर्शन भी किया। पुरस्कार और सम्मान। सर मोक्षगुंडम को उनके योगदान को देखते हुए वर्ष 1955 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया था और भारत में उनका जन्मदिन 15 सितंबर अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले वैज्ञानिक श्रीनिवास रामानुजन। तो श्रीनिवास रामानुजन अयंगर भारत व विश्व के महानतम गणित विचारकों में से एक हैं। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 12 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के ईरोड में हुआ था और 26 अप्रैल 1920 को मात्र 32 वर्ष की आयु में तमिलनाडु के कुंभकोणम में उनकी मृत्यु हुई थी। रामानुजन ने 12 वर्ष की आयु में त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर ली थी। वर्ष 1913 में उन्होंने ब्रिटिश गणितज्ञ गॉडफ्री एच हार्डी के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया। इसके बाद वे ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज चले गए। रामानुजन के हुनर और प्रतिभा से प्रभावित होकर अंग्रेज विद्वान G.H. हार्डी ने उन्हें नेचुरल जीनियस नाम दिया था।
वर्ष 1918 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के लिए उनका चयन हुआ था। 1918 में लंदन की रॉयल सोसाइटी में उनका चयन हुआ था। रामानुजन ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी के सबसे कम उम्र के सदस्यों में से एक थे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। 26 अप्रैल 1920 को उन्होंने अंतिम सांस ली, अर्थात उनकी मृत्यु हुई। साल 2015 में रामानुजन के जीवन पर आधारित फिल्म द मैन हू नो इन्फिनिटी रिलीज़ हुई थी। गणित में योगदान तो सूत्र और समीकरण। रामानुजन ने अपने 32 वर्ष के अल्प जीवन काल में लगभग 3900 परिणामों का संकलन किया। उनके सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में पाई की अनंत श्रेणी शामिल थी। उन्होंने पाई के अंक की गणना करने के लिए कई सूत्र प्रदान किए जो परंपरागत तरीकों से अलग थे। खेल सिद्धांत। उन्होंने कई चुनौतीपूर्ण गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए नवीन विचार प्रस्तुत किए जिन्होंने खेल सिद्धांत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामानुजन नंबर। तो गणित में रामानुजन का सबसे बड़ा योगदान रामानुजन संख्या यानी कि 1729 को माना जाता है। 1729 नंबर हार्डी रामानुजन नंबर के रूप में भी प्रसिद्ध है। यह ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसको दो अलग अलग तरीकों से दो घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। 1729 10 और 9 के घनों का योग। 10 का घन 1000 और 9 का घन होता है 927 और इन दोनों को जोड़ने से हमें 1729 प्राप्त होता है। 1729 12 और 1 के घनों का योग भी है। 12 का घन 1728 और 1 का घन 1 और इन दोनों को जोड़ने पर हमें 1729 प्राप्त होता है। अन्य योगदान। रामानुजन के अन्य उल्लेखनीय योगदानों में हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज, रीमान सीरीज, एलिप्टिक इंटीग्रल फंक्शन और हाइवर्जेट सीरीज का सिद्धांत आदि शामिल है। रामानुजन ने अपना प्रथम शोध पत्र प्रकाशित किया और शोध पत्र का शीर्षक था बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण और शोध पत्र जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ था। अगले वैज्ञानिक विक्रम अम्बालाल साराभाई। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जन्म वर्ष 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या संस्थापक माना जाता है। वे इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राकृतिक विज्ञान में डिग्री प्राप्त करने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत आ गए थे। महत्वपूर्ण कार्य। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को एक महान संस्था निर्माता के तौर पर भी जाना जाता है तथा विविध क्षेत्रों में उनके संस्थाओं की स्थापना में उन्होंने सहयोग प्रदान किया। वर्ष 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के निर्माण में अपने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने वर्ष 1947 में अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की स्थापना की और वर्ष 1956 तक इसके प्रबंधन में संलग्न रहे। रूसी स्पुतनिक उपग्रह के प्रक्षेपण के पश्चात वे भारत जैसे विकासशील देश हेतु अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने के संदर्भ में सरकार को सहमत करने में सफल रहे थे। इसके लिए उन्होंने वर्ष 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की, जिसके बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के रूप में पुनः नामकरण दिया गया। वर्ष 1963 में उन्होंने शुरुआती परीक्षणों के साथ तिरुवनंतपुरम में थुम्बा इक्वेटोरियल किट लॉन्चिंग स्टेशन स्थापित करने में सहायता प्रदान की। बाद में इसका नाम परिवर्तित कर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कर दिया गया। उन्होंने अहमदाबाद के अन्य उद्योगपतियों के साथ मिलकर भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट पर भी कार्य किया था। डॉक्टर साराभाई द्वारा स्थापित कुछ अन्य सुविख्यात संस्थान इस प्रकार हैं। कम्युनिटी साइंस सेंटर अहमदाबाद,
स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर अहमदाबाद, यह संस्थान साराभाई द्वारा स्थापित 6 संस्थानों केंद्रों के विलय के बाद अस्तित्व में आया। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर कलपक्कम, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट कोलकाता, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जादूगौड़ा। वर्ष 1966 में भौतिक वैज्ञानी होमी भाभा की मृत्यु के पश्चात साराभाई को भारतीय ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष परमाणु नियुक्त किया गया और परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में भाभा के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए साराभाई ने भारतीय परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने रक्षा उद्देश्यों हेतु परमाणु प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास को बुनियादी आधार प्रदान किया। पुरस्कार और सम्मान तो विक्रम साराभाई को 1962 में शांति स्वरूप पुरस्कार, 1966 में पद्म भूषण और 1972 में पद्म विभूषण मरणोपरांत सम्मानित किया गया। रॉकेटों के लिए ठोस और द्रव प्रणोदकों में विशेषज्ञता रखने वाले अनुसंधान संस्थान विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नामकरण उनकी स्मृति में किया गया, जो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। 1974 में सिडनी में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने निर्णय लिया कि सी ऑफ सेरेनिटी में स्थित मून क्रेटर बेशेल साराभाई क्रेटर के रूप में जाना जाएगा। वर्ष 1973 में चंद्रमा पर एक क्रेटर का नाम साराभाई के नाम पर रखा गया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में चंद्रयान 2 भारत के दूसरे चंद्र मिशन के लैंडर का नाम विक्रम रखा गया। अगले वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म भारत के तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले में 15 अक्टूबर सन 1931 को एक गरीब और अल्प शिक्षित तमिल परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और माँ आसिम्मा एक गृहिणी थी। उन्होंने अपने पिता का हाथ बटाने के लिए बहुत कम उम्र में ही काम करना शुरू किया था। वह स्कूली अध्ययन में एक औसत दर्जे के विद्यार्थी थे, परंतु चीज़ों को सीखने की प्रबल इच्छा होने के कारण उन्हें हमेशा एक मेहनती और उज्ज्वल छात्र के रूप में देखा गया। डॉक्टर कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम प्राथमिक स्कूल से पूरी की थी और वर्ष 1954 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त की, जो उस समय मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध। वर्ष 1955 में वह मद्रास चले गए और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। उनका सपना एक लड़ाकू पायलट बनना था, परंतु परीक्षा में उन्होंने 9वां स्थान प्राप्त किया था, जबकि IAF ने केवल 8 परिणाम ही घोषित किए थे, अतः वह उसमें सफल नहीं हो पाए। कलाम अपने व्यक्तिगत और व्यवसायी संघर्षों के माध्यम से असफलता के अंधकार से बाहर निकल आए और अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग आदि मिसाइलों के रूप में कई सफल प्रयोग किए, जिसने उनके नाम को भारत में एक उच्च प्रसिद्धि दिलाई और देश के प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर कर दिया। मृत्यु तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में व्याख्यान देते समय गंभीर दिल का दौरा पड़ने के कारण 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस संसार को अलविदा कह गए। महत्वपूर्ण योगदान तो मिसाइल मैन कहलाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक और भारत के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। उन्होंने देश के कुछ सबसे महत्वपूर्ण संगठनों DRDO और ISRO में कार्य किया और एक वैज्ञानिक और इंजीनियर के तौर पर उन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य किया। भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड गाइडेंस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ डॉक्टर कलाम की देखरेख में किया और इस परियोजना ने देश को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी थी।
जुलाई 1992 में भी भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुए। उनकी देखरेख में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया। इस प्रकार कलाम ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल कर आत्मनिर्भरता के युग में पहुंचाया। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करने के लिए अनेक किताबें लिखी, जिनमें विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी सर्वाधिक प्रसिद्ध है। उन्होंने साहित्यिक रूप से भी अपने विचारों को पुस्तकों के माध्यम से समाज के सामने रखा। इंडिया 2020 आ विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया, माई जर्नी, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस जैसी पुस्तकें उनके विचारों को परिलक्षित करती हैं। पुरस्कार और सम्मान तो विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 1981 पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया। वर्ष 2002 में वे भारत के राष्ट्रपति चुने गए और उन्हें जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है, और क्योंकि वे आम जनता विशेषकर युवा वर्ग द्वारा बहुत पसंद किए जाते हैं। अगले वैज्ञानिक हैं सत्येंद्र नाथ बोस। तो सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 को कलकत्ता में हुआ था। इनकी प्रतिभा को देखकर लोग इनकी तुलना पियरे साइमन, आगस्टीन, लुई कॉची और लेप्लास जैसे गणितज्ञों से करते थे। भौतिक शास्त्र में बोसान अणु का नाम सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर ही पड़ा था। शिक्षा समाप्त होने पर सर आशुतोष मुखर्जी ने सत्येंद्र नाथ बोस को प्राध्यापक के पद पर नियुक्त कर दिया था। महत्वपूर्ण योगदान, सत्येंद्र नाथ बोस को भौतिकी में अपने अमूल्य योगदान के लिए जाना जाता है। उनके सम्मान में भौतिकी के विशेष प्रकार के कणों को बोसान कहा जाता है। ये कण भिन्न होते हुए भी एक ही प्रकार की क्वांटम संख्याएं रख सकते हैं। आम भाषा में कहा जाए तो बहुत से बोसान एक ही जगह पर रह सकते हैं। द्रव्यमान कणों में यह संभव नहीं, और बोसान कणों का उदाहरण है प्रकाश कण। बोस तथा आइंस्टीन ने मिलकर बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स की खोज की। इन्होंने नए नियमों की खोज की जो आगे चलकर बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के नाम से जाने गए। इस नियम के बाद वैज्ञानिकों ने परमाणु कणों का गहन अध्ययन कर उसके 2 प्रकार बताए। इनमें से एक का नामकरण डॉक्टर बोस के नाम पर बोसान तथा दूसरा प्रसिद्ध वैज्ञानिक एनरिको फर्मी के नाम पर फर्मियोन रखा। वर्ष 1974 में एक 4 पृष्ठ के रिसर्च पेपर को लिखा जिसका शीर्षक प्लांक्स लॉ एंड द हाइपोथेसिस ऑफ लाइट टू यूनाटा था, जो आज मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स और कणों की जुड़ी किसी खोज अध्ययन का आधार है। डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलपति भी बने। वर्ष 1950 तक इन्होंने ढाका विश्वविद्यालय में भी प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। पुरस्कार और सम्मान, तो विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। अगले वैज्ञानिक राजा रमन्ना। इनका जन्म हुआ 28 फरवरी 1925 कर्नाटक में, मृत्यु हुई 24 सितंबर 2004 मुंबई महाराष्ट्र में। राजा रमन्ना एक भारतीय परमाणु वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत के परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की देखरेख में कार्य किया और उनके निधन के बाद सन 1967 में इस कार्यक्रम के निदेशक बन गए। उन्होंने परमाणु हथियारों के विकास से संबंधित वैज्ञानिक शोध पर निरीक्षण किया और बढ़ावा दिया। वे सन 1974 में भारत के पहले परमाणु परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक दल के मुखिया भी थे। राजा रमन्ना ने लगभग 4 दशक तक भारत के परमाणु कार्यक्रम का संचालन किया, जिसके कारण उन्हें भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। सन 1984 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्थान ज्वाइन कर लिया और IAEA के 30वें महाअधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे। परमाणु भौतिकी के साथ साथ संगीत और दर्शन में भी उनकी गहरी रुचि थी।
वे पियानो बजाने में बहुत पारंगत थे और देश विदेश की कई समारोह में अपनी कला का प्रदर्शन भी किया। संगीत उनके दिल के बहुत करीब था और इस विषय पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी, द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूज़िक इन रागा एंड वेस्टर्न सिस्टम, 1993 में। उन्होंने एक और पुरस्कार, आत्मकथा ईयर्स ऑफ पिलिग्रिमेज लिखी है। इनके कार्य क्षेत्र थे परमाणु वैज्ञानिक, भारत के परमाणु कार्यक्रम में 4 दशक तक जुड़े रहे। इनकी स्मृति में इंदौर कैट का नाम राजा रमन्ना कैट रखा गया। देश के लिए किए गए उनके कार्यक्रमों के मद्देनज़र भारत सरकार ने समय समय पर राजा रमन्ना को सम्मानित किया। सन 1963 में उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया। सन 1968 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1973 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और सन 1976 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगले वैज्ञानिक हैं प्रफुल्ल चंद्र राय। जन्म 2 अगस्त 1861, रारूली, खुलना, बंगाल प्रेसिडेंसी, जो कि बरतानी, भारत। मृत्यु 16 जनवरी 1944, उम्र 82 और कलकत्ता, भारत में निधन हुआ। क्षेत्र इनका था विशेष रसायन विज्ञान। उल्लेखनीय जो शिष्य थे वह थे सत्येंद्रनाथ बोस, मेघनादा शाह, ज्ञानेंद्र नाथ मुखर्जी और ज्ञानचंद्र घोष। इनकी जो उपलब्धियां थीं, आचार्य राय एक समर्पित कर्मयोगी थे। आचार्य राय भारत में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक पुनर्जागरण के स्तंभ थे। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री नामक अत्यंत प्रमाणित बृहद ग्रंथ लिखा। इससे उत्साहित होकर आचार्य ने अंततः अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री का प्रणयन किया, जो कि विश्वविख्यात हुई और जिनके माध्यम से प्राचीन भारत के विशाल रसायन ज्ञान से समस्त संसार पहली बार परिचित होकर चमकते हुआ था। 1912 में इंग्लैंड के अपने दूसरे प्रवास के दौरान हरहम विश्वविद्यालय के कुलपति ने उन्हें अपने विश्वविद्यालय की मानद DSc उपाधि प्रदान की। रसायन के क्षेत्र में आचार्य ने 120 शोध पत्र प्रकाशित किए। मर्क्यूरस नाइट्रेट एवं अमोनियम नाइट्राइड नामक यौगिकों के प्रथम विरचन से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई थी। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय भारत में रसायन विज्ञान के जनक माने जाते हैं। वे एक सादगी पसंद तथा देशभक्त वैज्ञानिक थे, जिन्होंने रसायन प्रौद्योगिकी में देश के स्वावलंबन के लिए अप्रतिम प्रयास किए और वर्ष 2011 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रसायन वर्ष के रूप में मनाया गया। अनुसंधान, तो डॉक्टर राय ने अपना अनुसंधान कार्य पारद के यौगिकों से प्रारंभ किया तथा पारद नाइट्राइड नामक यौगिक संसार में सर्वप्रथम सन 1996 में आपने भी तैयार किया, जिससे आपकी अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्रारंभ हुई। बाद में आपने एक यौगिक की सहायता से 80 नए यौगिक तैयार किए और कई महत्वपूर्ण एवं जटिल समस्याओं को सुलझाया। आपने एमोनियम, जिंक, कैडमियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम इत्यादि के नाइट्राइडों के संबंध में भी महत्वपूर्ण गवेषणाएं की तथा एमाइन नाइट्राइडों को विशुद्ध रूप में तैयार कर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों का पूरा विवरण दिया। आपने ऑर्गेनोमेटाइलिक यौगिकों का भी विशेष रूप से अध्ययन कर कई उपयोगी तथ्यों का पता लगाया तथा पारद, गंधक और आयोडीन का एक नवीन यौगिक तैयार किया तथा दिखाया कि प्रकाश में रखने पर इसके क्रिस्टलों का वर्म बदल जाता है और अंधेरे में रखने पर पुनः मूल रंग वापस आ जाता है। सन 1904 में बंगाल सरकार ने आपको यूरोप की विभिन्न रसायनशालाओं के निरीक्षण के लिए भेजा। उन्होंने बंगाल केमिकल्स की स्थापना की, जो मलेरिया निरोधी दवा बनाने वाली भारत की एकमात्र सरकारी इकाई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।